तालिबान से नाराज चल रहे पाकिस्तान और ईरान ने अफगानिस्तान पर डबल अटैक कर दिया। दोनों ही देशों ने अपने यहां रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। एक तरफ ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि कोई भी अफगानिस्तान के नागरिकों को काम नहीं देगा। वहीं पाकिस्तान सरकार ने अपने यहां रह रहे अफगान नागरिकों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया। और इसके पीछे की वजह आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों को बताया गया, जिसे लेकर कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन पाकिस्तान में टीटीपी के हमले नहीं रुके। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उनके देश में रह रहे अफगानिस्तान के करीब 250 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया और अब उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला लिया। वहीं ईरान सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि कोई भी अफगान नागरिकों को अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगा और आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद तालिबान सरकार का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान और ईरान की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। वहीं पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे वहां की सरकार घुटनों पर आ गई और शहबाज सरकार ने पैसों का लालच देकर आतंकी संगठन टीटीपी को पाकिस्तान से निकालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि टीटीपी को काबू करना उसके बस की बात नहीं। इसलिए पाकिस्तान ने टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने पैसों का चारा फेंका और उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जाने की सलाह दी। और इसके लिए पाकिस्तान ने तालिबान सरकार से एक डील भी कर ली, क्योंकि ये आतंकी संगठन लगातार पाकिस्तान के शहरों में धमाके कर रहा है और सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है। इतना ही नहीं, इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान से सरकार को उखाड़ फेंकने और वहां शरिया कानून लागू करने की कसम खा रखी है, जिससे वहां की सरकार दहशत में है और वो किसी भी तरीके से इस आतंकी संगठन को अपने देश से निकालना चाहती है। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने अब आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ को गीदड़ भभकी दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने आईएमएफ पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बनाना चाहता है और आईएमएफ पाकिस्तान को दिवालिया देखना चाहता है। इसी वजह से वो हर बार नई शर्त थोप रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने ऐलान कर दिया कि वो आईएमएफ की हर शर्त नहीं मानेंगे। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज चाहिए, तो शर्त मानने की बजाय वो धमकी देने पर उतर आया और उल्टा आईएमएफ को आंखें दिखाने लगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान को कर्ज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और उसके दोस्त माने जाने वाले देशों ने भी उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उसे आईएमएफ से मिलने वाले पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ को ही आंखें दिखाने लगा, क्योंकि आईएमएफ ने शहबाज सरकार के नए बजट पर सवाल उठा दिए और साफ कर दिया कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ाया तो वो आईएमएफ से मिलने वाले फंड को भूल जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री आईएमएफ की फटकार से बौखलाकर उसे भला बुरा बोल बैठे। इधर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रखने पर सियासी जंग छिड़ गई। दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के करीब 1 साल बाद सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया और उसका नाम प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। उसके नेताओं ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया। इस तरह के काम करके आपने पंडित जी को और विशाल बना दिया। लेकिन बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल के रखरखाव की बात करते हुए दावा किया कि कांग्रेस बिना सोचे समझे भड़की है। क्या किसी ने जाके देखा? बगैर देखे ही बोलने लगते हैं। दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में करीब 1 साल पहले प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था और अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया, जिसके लिए सरकार ने दलील दी कि संस्थान का नाम देश के किसी एक प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होना चाहिए। उधर कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद कर्नाटक सरकार विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा बिल लाने वाली है, लेकिन इससे पहले ही वो विरोधियों के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने सिद्धरमैया सरकार के फैसलों को वोट बैंक की सियासत करार दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद भी सड़कों पर उतर आई। बेंगलुरु में उसके कार्यकर्ताओं ने सिद्धरमैया सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने नारेबाजी की और खुलकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। विश्व हिंदू परिषद कठिन शब्दों से प्रहार करता है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाई थी, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण पर कड़ी सजा का प्रावधान था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इस कानून को रद्द करने का फैसला किया। कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास भी हो चुका है और जुलाई में यह प्रस्ताव विधानसभा में लाने की तैयारी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूरोप के देश एस्टोनिया के आसमान के पास से ब्रिटेन ने रूस के 3 लड़ाकू विमान खदेड़ दिए। बताया गया कि रूसी विमान एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान ने उनका पता लगा लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके बाद यूरोफाइटर टाइफून ने कुछ ही देर में रूस के सुखोई Su-27 फाइटर जेट को उसकी सीमा में खदेड़ दिया। एस्टोनिया रूस का पड़ोसी देश है, लेकिन इसके बावजूद वो रूस से बिना डरे जंग की शुरुआत से ही एकदम खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है।
इस वजह से एस्टोनिया पुतिन की हिट लिस्ट में शामिल है। हालांकि रूस के लड़ाकू विमान किस मकसद से एस्टोनिया की हवाई सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, इसका पता नहीं चल सका। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को रूस ने भी बेहद खतरनाक मान लिया। बताया गया कि जापोरिजिया में तैनात पुतिन के एक करीबी अधिकारी ने यह बात मान ली कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से निपटने में रूसी फौज को परेशानी हुई। यानी यूक्रेन के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने 100% अपना काम कर दिखाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के उस करीबी अधिकारी ने यह मान लिया कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल का तोड़ निकालना आसान नहीं है। बताया गया कि हाइमार्स से किए गए हमलों को तो रूसी फौज नाकाम कर पा रही है, लेकिन उसके लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल किसी काल की तरह साबित हो रही है। यानी ब्रिटेन की ये मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए ही जाना जाता है। ये लंबी दूरी के टारगेट को भी पलक झपकते पूरी तरह तबाह कर सकती है। इधर रूस से बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड ने हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से हाइमार्स के लिए रॉकेट पोलैंड में ही तैयार करने की मांग कर डाली। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया, जिसके मुताबिक पोलैंड लॉकहीड मार्टिन कंपनी से इसको लेकर बातचीत करने में जुट गया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन की अलग अलग तरह से मदद करता आया है। पश्चिमी देशों के हथियार पोलैंड के जरिए ही यूक्रेन तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब पोलैंड एक कदम और आगे बढ़ गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उसने लॉकहीड मार्टिन से उसके यहाँ हाइमार्स के रॉकेट बनाने की फैक्ट्री लगाने की मांग कर डाली। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है जो जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में अगर हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन पोलैंड की मांग को मान लेती है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी, क्योंकि पोलैंड से हाइमार्स के लिए रॉकेट यूक्रेन तक बहुत कम समय में पहुंच पाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन के खिलाफ 50 देशों ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल देने की हुंकार भरी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई एक बैठक में यूक्रेन को नए और घातक हथियार भेजने पर कई देशों के बीच सहमति बन गई, ताकि जेलेंस्की की सेना रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ब्रसेल्स में हुई उस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क और हॉलैंड ने यूक्रेन को और ज्यादा हथियार भेजने के मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि ब्रिटेन यूक्रेन को जल्द ही एयर डिफेंस सिस्टम के लिए और ज्यादा मिसाइलें देगा। इतना ही नहीं, बैठक के बाद यह भी साफ किया गया कि करीब 50 देश यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजते रहेंगे। यानी आने वाले दिनों में ये जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है, क्योंकि इतने सारे देशों से हथियारों की मदद के बाद यूक्रेन रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले करने में सक्षम हो जाएगा। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। तेजस्वी हाजीपुर की राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वह वहां कई योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने तेजस्वी के काफिले के सामने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें उद्घाटन समारोह से जाते समय तेजस्वी यादव गाड़ी से निकलकर अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते दिखे। लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव के सामने मोदी और बीजेपी के समर्थन में तो नारे लगे ही, साथ ही कुछ लोगों ने जय श्री राम और बाबा बागेश्वर के समर्थन में भी नारे लगाए। हालांकि तेजस्वी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और गाड़ी में बैठकर चले गए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर बड़ा आरोप लगा दिया। नीतीश ने आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहकर बीजेपी के लिए जासूसी कर रहे थे। 2 दिन पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार के महागठबंधन से अलग हुई है, जिसके बाद जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने मांझी पर बीजेपी के लिए महागठबंधन के नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगा दिया। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। और नीतीश के इस बयान पर मांझी बुरी तरह आग बबूला हो गए। उन्होंने नीतीश कुमार को धोखेबाज बता दिया और दावा कर दिया कि नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी के हाथ में मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे। क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिल करके सरकार नहीं बनाए हैं क्या? मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो। जीतन राम मांझी की पार्टी ने अब तक ये ऐलान नहीं किया है कि वो एनडीए में शामिल होगी या नहीं। इधर दिल्ली में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर के पास से एक अनजान शख्स को हिरासत में ले लिया गया। आरोपों के मुताबिक ये शख्स पिछले 2 दिन से बृजभूषण शरण सिंह के घर के आसपास चक्कर लगा रहा था और घर के अंदर जाकर उनके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों से बृजभूषण शरण सिंह के बारे में पूछताछ भी की थी, जिसके बाद वहां काम कर रहे लोगों को उस अजनबी पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उस अजनबी को हिरासत में ले लिया। आरोपों के मुताबिक ये अनजान शख्स पिछले 2 दिनों से बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के घर का चक्कर लगा रहा था। वहीं पुलिस आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई ताकि ये पता चल सके कि उसका बृजभूषण शरण सिंह के घर में घुसने का मकसद क्या था।